नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और इस सीरीज की आज हम 177वीं क्लास यहाँ पर कवर करेंगे। आज की क्लास में भी आपको जीके के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, पूरी डिटेल के साथ, अतिरिक्त तथ्यों के साथ। अगर आपने अभी तक इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। साथ में एक और बात, जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ ही दिन में हम मॉक टेस्ट की एक सीरीज को यहां पर शुरू करेंगे। तो मॉक टेस्ट सीरीज का पहला मॉक टेस्ट टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो गया है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। वहां पर इसकी पीडीएफ फाइल को अपलोड किया गया है। इसका जो सॉल्यूशन है कल इसी समय हम चैनल पर उसे कवर करेंगे। तब तक आप इस मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर मॉक टेस्ट की तरह इसको सॉल्व कीजिएगा। जितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपने छोड़े, कौन से गलत हुए, उन सबको नोट डाउन करते हुए जरूर चलिएगा। आपकी इससे अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? देखिए, भारत में वैष्णववाद या वैष्णव धर्म या भागवत धर्म से जुड़ा जो पहला अभिलेख माना जाता है वो हेलियोडोरस स्तंभ को माना जाता है, और यह हमें विदिशा से मिला है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। विदिशा के नजदीक वेसनगर से हमको यह मिला है और इसीलिए इसे वेसनगर अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसे हेलियोडोरस ने बनवाया था। हेलियोडोरस एक यवन राजदूत था। इसने यहां पर इसका निर्माण करवाया था और खुद इसने भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसलिए इसे हेलियोडोरस स्तंभ भी कहते हैं, इसे वेसनगर स्तंभ भी कहते हैं और इसे गरुड़ स्तंभ या गरुड़ ध्वज भी कहते हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंट नाम हैं। इस अभिलेख का निर्माण, इस शिलालेख का निर्माण 110 ईसा पूर्व में हेलियोडोरस ने करवाया था। इसकी जो खोज होती है वो 1874 में हुई थी। ठीक है, इस स्तंभ लेख की। अब इसको लेकर के और क्या क्या बातें आती हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए। आपके पास सवाल आता है कि भागवत धर्म का पहला ज्ञात अभिलेख या साक्ष्य कौन सा है, तब आपने इसी का नाम बताना है और कहां है, कब मिला, कब का है, किसका है, वो सब हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है निशान ए पाकिस्तान, पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? यह क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा गया है। भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले एकमात्र जो भारतीय नेता हैं वो मोरारजी देसाई हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मोरारजी देसाई को 1990 में निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया और अगले ही साल 1991 में भारत रत्न इनको दिया गया था। ठीक है, मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री रहे थे। इनके अलावा सबसे ज्यादा आयु में सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री भी भारत के कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक है, नेक्स्ट है, किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाना में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया था? देखिए, धरसाना में नमक सत्याग्रह, जिसे धरसाना कांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 21 मई 1930 को यह घटना होती है। आपके पास सवाल आता है कि यह घटना किसके नेतृत्व में हुई थी? देखिए, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था और नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था और उसके बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। बाद में जो धरसाना है गुजरात में आपके ये पड़ता है, यहां पर एक नमक डिपो था सरकार का, जिसके ऊपर जो आंदोलनकारी थे उन्होंने हमला करना था। किसके नेतृत्व में यह घटना हुई थी? सरोजनी नायडू के नेतृत्व में यह घटना घटी थी। ठीक है, इस घटना के दौरान जो आंदोलनकारी थे और जो पुलिस थी वहां पर, उनके बीच में जबरदस्त संघर्ष होता है, काफी ज्यादा दमन किया जाता है आंदोलनकारियों का, और इस पूरी घटना को कवर करने वाला जो पत्रकार था वो था वेब मिलर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था और इसने इस घटना का, धरसाना कांड का उल्लेख अपनी पत्रिका न्यू फ्रीमैन पत्र में किया था।
ठीक है। इसने इस घटना के बारे में कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसी बर्बरता नहीं देखी जिस पर एक तरफ अहिंसा का परिचय दिया जा रहा हो और दूसरी तरफ अत्याचार किया जा रहा हो। तो यह कथन किसका है? वेब मिलर का है। किस घटना से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो धरसाना कांड हुआ उससे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी। यहां पर दो पत्रकार और दिए गए हैं, इनको लेकर भी आपके पास सवाल आता है। देखिए, जो लुई फिशर है, आपके पास क्वेश्चन आता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा पत्रकार था जो उसे कवर कर रहा था, गांधी जी के साथ था, तब आप कहेंगे लुईस फिशर। और जब स्वदेशी आंदोलन चला था भारत में 1905 में, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा पत्रकार था? वो डब्ल्यू नेविंसन था। ठीक है, नेक्स्ट है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच में युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? तो देखिए, सिकंदर और राजा पोरस के बीच में युद्ध होता है 326 ईसा पूर्व में। यह युद्ध यूनान के शासक सिकंदर और पंजाब के शासक राजा पोरस के बीच में हुआ था। किस नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था? यह लड़ा गया था झेलम नदी के तट पर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, दो इंपॉर्टेंट नदियां आपके लिए यहां पर हैं, एक है झेलम नदी और एक है ब्यास नदी। ठीक है, क्वेश्चन बनता है किस नदी के किनारे पर युद्ध हुआ? तब आप कहेंगे झेलम। झेलम को यूनान में या यूनानी भाषा में हाइडे स्पीसीज कहा जाता है, तो इस युद्ध को हाइडे स्पीसीज का युद्ध भी कहते हैं। झेलम को वितस्ता के नाम से भी जाना जाता है, तो इस युद्ध को वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। ये तीन नाम हैं इसके जो आपको ध्यान रखने हैं। ब्यास नदी को लेकर के भी सवाल आता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था। यहां पर तो वो जीत गए थे, पोरस को उन्होंने पराजित कर दिया था। काफी भीषण लड़ाई होती है, काफी बहादुरी से पोरस लड़ते हैं। झेलम को वो पार कर गए थे, लेकिन ब्यास नदी को पार करने से उसकी सेना मना कर देती है। तो युद्ध पूछेगा तो झेलम, और नदी पूछेगा किसको पार करने से मना किया था उसकी सेना ने, वो थी ब्यास नदी। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से यहां पर मिलान करना है। एक तरफ गवर्नर जनरल दिए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रमुख कार्य दिए गए हैं। देखिए, डफरिन के काल में कौन सी इंपॉर्टेंट घटना घटी थी? इनमें से डफरिन के काल में बर्मा का भारत में विलय हुआ था। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एलन ब्रो के काल में क्या हुआ था? एलन ब्रो के काल में सिंध का विलय हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य में, यानी दूसरे का आंसर 1 हो जाएगा। इरविन के काल में क्या हुआ था? इरविन के काल में दीपावली घोषणा हुई थी, यानी तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? 2। दीपावली घोषणा बेसिकली अक्टूबर 1929 में इरविन के द्वारा करी गई थी, जिसमें उसने ये बात कही थी, एक छोटी सी घोषणा उसने कर दी थी कि हम भारत को डोमिनेंट स्टेटस यहां पर देंगे। हालांकि उसके बारे में ना कोई डेट बताई गई, ना स्पष्ट तरीके से कोई आदेश दिया गया। उस घटना को दीपावली घोषणा पत्र कहा जाता है। तो वो किससे जुड़ा हुआ है? इरविन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सिंपल सी घोषणा थी, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं थी, ना कोई आधिकारिक आदेश था। केवल उसने घोषणा कर दी थी कि हम देंगे। कब देंगे, कैसे देंगे, उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। तो उसको कहते हैं दीपावली घोषणा। अक्टूबर के महीने में करी थी, 29 अक्टूबर को करी थी, दीपावली के समय के आसपास, तब इसे दीपावली घोषणा कहते हैं। ठीक है, रीडिंग की बात करें, एकमात्र यहूदी वॉइसरॉय, ये आपका सही है। तो चौथे का आंसर 4 हो जाएगा। कल इसके बारे में हमने विस्तार से जाना था। तो क्रम क्या बना हमारा? 3 1 2 4। 3 1 2 4 कहां पर है? 3 1 2 4 आपका विकल्प बी वाला है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गदर पार्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गदर पार्टी को लेकर के कई सारे सवाल बनते हैं। इसकी स्थापना, इसके पत्र, पत्र की भाषा, पत्र पर लिखने वाली कुछ लाइनें, सबको लेकर सवाल आता है। देखिए, 4 कथन दिए हैं, इनको देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में हुई थी। यह आपका बिल्कुल सही है। गदर पार्टी या गदर आंदोलन भारत के बाहर स्थापित हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में होती है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में होती है। ठीक है, दूसरा, लाला हरदयाल इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। यह गलत हो जाएगा। देखिए, संस्थापकों में लाला हरदयाल का नाम आता है, कई सारे सदस्य भी थे, लेकिन जो प्रमुख संस्थापक थे वो लाला हरदयाल थे। लेकिन जो संस्थापक अध्यक्ष यानी इसका पहला अध्यक्ष जो बनाया गया था वो सोहन सिंह भाकना को बनाया गया था। तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल और उसके संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना। जो गदर पार्टी के मंत्री थे वो थे पहले लाला हरदयाल। ठीक है, कोषाध्यक्ष कांसीराम को बनाया गया था। ठीक है, जो कांशीराम थे वो इसके कोषाध्यक्ष बने थे।
इन्होंने गदर नामक एक पत्र निकाला था, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नवंबर 1913 से इन्होंने, जो ये गदर पार्टी थी, गदर नाम का एक समाचार पत्र निकालना शुरू किया था। स्टार्टिंग में ये उर्दू में आता था, बाद में गुरुमुखी में छपने लगा था, यानी पहले उर्दू भाषा, बाद में पंजाबी में ये आने लगा था। यह पत्र पंजाबी, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत सहित कई अन्य भाषाओं में निकलता था। देखिए, यह जो पत्र था ये उर्दू, पंजाबी और फारसी इन्हीं में निकलता था, ना हिंदी में आता था, ना संस्कृत में आता था, ना अंग्रेजी में आता था। ठीक है, तो आपका कौन कौन सा गलत है? आपका सेकंड वाला गलत है और फोर्थ वाला गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन इसको लेकर बनता है कि गदर अखबार के हर अंक में सबसे ऊपर एक लाइन लिखी होती थी, वो क्या होती थी? लाइन होती थी, अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। किस पर लिखा होता था? गदर अखबार पर। ठीक है, नेक्स्ट है, रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, वे पिंड जो रात में चमकते हैं इनको कहते हैं हम खगोलीय पिंड। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। देखिए, खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड हम जिनको कहते हैं, जो आपके ज्यादातर सूर्य की रोशनी से चमकते हैं, जैसे हमारे चंद्रमा हैं, हमारे सारे ग्रह हैं, तारे हैं, ये सब सूर्य की रोशनी से चमकते हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे? खगोलीय पिंड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? खगोलीय पिंड। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए 4 आर्टिकल दिए गए हैं। पहला है आर्टिकल 64। क्या ये उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के पदेन सभापति होने की बात करता है? ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा, तो ये वाला सही है। दूसरा, आर्टिकल 66 ये उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करता है, ये भी सही है। आर्टिकल 65 ये उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करता है, ये गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो आर्टिकल 67 में आता है, ठीक है, न कि 65 में, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही होगा। तीसरा वाला कथन आपका गलत है और आपको गलत वाला ही बताना था। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण है, ये आपका बिल्कुल सही है। सी वाला विकल्प यहां पर गलत है। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था, इसकी राजधानी क्या थी? देखिए, दक्षिण भारत में कौन सा महाजनपद है उसका नाम नहीं पूछा है, केवल आपको बताया गया है कि जैसा आप जानते भी हैं कि 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। उस महाजनपद का नाम क्या था? उस महाजनपद का नाम था अश्मक। आपको इसकी राजधानी पूछी गई है, इसकी राजधानी थी पोतन। पोतन या जिसे पोटली भी कहा जाता है, तो ये इसकी राजधानी थी और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। शक्तिमती किस महाजनपद की राजधानी थी? शक्तिमती जो थी आपकी, ये चेदी महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, हाटक की बात करते हैं, हाटक कहां की राजधानी थी? ये कंबोज महाजनपद की राजधानी थी। क्वेश्चन आता है कि श्रेष्ठ घोड़ों के लिए कौन सा महाजनपद फेमस था? वो कंबोज था, इसकी राजधानी हाटक है। उज्जैन की बात करते हैं, ये कहां की राजधानी थी? उज्जैन अवंती महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, और पोतन या पोटली कहां की हो जाएगी? अश्मक की हो जाएगी, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो फ्रीडम ऑफ प्रेस किस आर्टिकल में शामिल है, किसमें शामिल माना गया है? ये माना गया है आर्टिकल 19 के पहले के एक खंड में। जो आर्टिकल 19 का पहले का एक खंड है, इसी में माना गया है कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है आपका, वो इसी में शामिल है। ठीक है, बेसिकली इस आर्टिकल में अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह माना गया है कि इसी अभिव्यक्ति की आजादी में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकतंत्र बचाओ का नारा किनके द्वारा दिया गया था? काफी ज्यादा चर्चा में रहा है कुछ समय से यह नारा। बेसिकली यह नारा इमरजेंसी के बाद 1977 में जब चुनाव हो रहे थे देश में, तो जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दिया गया। और जनता पार्टी किसके नेतृत्व में लड़ रही थी? वो लड़ रहे थे जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। तो यह नारा किसका माना जाता है? जयप्रकाश नारायण का माना जाता है। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था?
देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, तीनों की आपको तिथि सहित पता होना चाहिए। यहां पर जैसे महीनों के साथ दिया गया है, वर्ष अलग अलग कर दिए हैं, लेकिन कई बार और कंफ्यूजिंग विकल्प बना दिए जाते हैं। जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो आपके नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 के बीच में हुआ था। यह था पहला गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक हुआ था। यह था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था वो आपके नवंबर 1932 से लेकर दिसंबर 1932 तक हुआ। आपको पूछा है दूसरा वाला, तो दूसरा वाला ये रहा, सितंबर 31 से लेकर दिसंबर 31। तो विकल्पों के आधार पर हम किसको चुनेंगे? दिसंबर 31 को चुनेंगे। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सितंबर में शुरू हुआ, दिसंबर में जाके समाप्त हुआ था। ठीक है, 1 दिसंबर 1931। गोलमेज सम्मेलनों के बारे में, इनमें किस किस ने भाग लिया, कौन कौन से भारतीय थे, किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, डिटेल में हमने राष्ट्रीय आंदोलन वाली क्लास में जाना था। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? देखिए, ऊपरी एशिया की रीढ़ यानी उच्च एशिया की रीढ़ किसको कहा जाता है? उच्च एशिया की रीढ़ ये कहा जाता है काराकोरम श्रेणी को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। काराकोरम श्रेणी भारत की सबसे उत्तरी पर्वत है। कई बार श्रेणियों को लगाने के लिए आता है उत्तर से दक्षिण में लगाइए, तो इस चीज को नोट कर लेना। जहां पर भी काराकोरम श्रेणी दिख गई वो सबसे उत्तर में ही आएगी। ये भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इसे उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू कहते हैं, वो इसी काराकोरम श्रेणी का पार्ट है। काराकोरम श्रेणी में ऐसे बहुत सारी अलग अलग श्रेणियां हैं। जैसे एक श्रेणी को K1 कहा जाता है, दूसरी श्रेणी को K2 कहा जाता है। तो जो K2 है वो सर्वोच्च चोटी है भारत की, 8611 मीटर उसकी कुल ऊंचाई है। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। इन श्रेणियों के बारे में, अलग अलग श्रेणियों के बारे में, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, इनके बारे में हमने हमारी ज्योग्राफी की जो डिटेल सीरीज थी उसमें बात करी थी, मैप के माध्यम से उनको समझा था। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? देखिए, भारतीय संसद में अलग अलग तरह की समितियां हैं, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट समितियां आती हैं, एक लोक लेखा समिति और एक प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं, प्राक्कलन समिति में टोटल 30 मेंबर होते हैं। जो लोक उपक्रम समिति होती है इसमें भी 22 मेंबर होते हैं। तो सबसे बड़ी समिति कौन हो गई? प्राक्कलन समिति। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। प्राक्कलन समिति का जो गठन किया गया था वो 1950 में किया गया। जॉन मथाई की सिफारिश पर या उनके सुझाव पर इसका गठन किया गया था। इसके अंदर 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से आते हैं। ठीक है, जो प्राक्कलन समिति है इसे स्थायी मितव्ययिता समिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गुप्त काल में भुक्ति का प्रशासक कौन होता था? पहले तो यह पता होना चाहिए कि गुप्त काल में भुक्ति किसको कहते थे। देखिए, जो गुप्त साम्राज्य होता था उसकी जो सबसे बड़ी इकाई होती थी उसे देश कहते थे। ठीक है, और देश का जो शासक होता था उसे गोप्ता या गोपाल कहा जाता था। उसके बाद देश को कई सारे मंडलों में, कमिश्नरियों में बांटा जाता था और इन्हीं मंडलों को कहते थे भुक्ति, और इनका जो प्रशासक होता था उसे उपरिक कहते थे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और फिर इन्हीं कमिश्नरियों को, इन्हीं मंडलों को कई सारे विषयों में बांटा जाता था जिनको जिले कहते थे आज। ठीक है, तो जिले यानी विषय, विषयों में इनको बांटते थे, जिसका जो प्रमुख होता था उसे विषयपति कहते थे। ठीक है, और फिर ये जो जिले होते थे कई सारे गांवों में बटे होते थे, जिसके प्रमुख को ग्रामीक या महत्तर कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, यह जो किताब है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के आर्थिक इतिहास पर लिखी गई पहली पुस्तक इसको माना जाता है। ठीक है, इस किताब को R.C. दत्त ने लिखा था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पूरा नाम है इनका रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा, 1901 में यह पुस्तक आती है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो प्रार्थना समाज को लेकर के भी सवाल बनता है। चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला, इसकी स्थापना 1864 में हुई, ये गलत हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में होती है। ठीक है, दूसरा, इसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी, ये आपका बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है। ठीक है, जो आत्माराम पांडुरंग थे उन्होंने इसे बनाया था। तो आपका सेकंड वाला सही है, केवल सेकंड यहां पर सही है।
नेक्स्ट है, शिमला सम्मेलन 1945 के असफल होने का कारण क्या था? देखिए, शिमला सम्मेलन बुलाया कब गया था? शिमला में वेवेल उस समय भारत का वाइसरॉय था और उसने एक सर्वदलीय बैठक वहां पर बुलाई थी, सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी, शिमला में बुलाई थी। जून 1945 में यह हुआ था और इसे शिमला सम्मेलन कहते हैं। क्वेश्चन बनता है, शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ? जून 1945 में। ठीक है, क्यों बुलाया गया था? इस सम्मेलन को बुलाने से पहले जब वेवेल भारत का वाइसरॉय बना तो वेवेल के द्वारा कुछ अपने प्लान्स यहां पर दिए गए, कुछ सिफारिशें दी गई जिनको कहते हैं वेवेल योजना। उस वेवेल योजना पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था, शिमला सम्मेलन। इसके असफल होने का जो प्रमुख कारण था वो वाइसरॉय की कार्यकारिणी पर विवाद था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। देखिए, वेवेल योजना में यह बात कही गई थी कि वाइसरॉय की कार्यकारिणी में हिंदू और मुसलमानों की जो संख्या होगी वो बराबर होगी, यानी जितने हिंदू होंगे उतने मुसलमान यहां पर शामिल होंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी कुछ मुस्लिम नेताओं के नाम दिए गए जिसमें प्रमुख थे अबुल कलाम आजाद। मुस्लिम लीग का विरोध था कि जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट यहां पर कार्यकारिणी में होंगे उन सबका मुस्लिम लीग से होना अनिवार्य है या उन सबकी सिफारिश मुस्लिम लीग ही करेगी। इसी विवाद को लेकर के जो शिमला सम्मेलन था वो फेल हो गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, चौखंबा सिद्धांत के अग्रणीय सिद्धांतकार कौन थे? देखिए, चौखंबा सिद्धांत किसने दिया था? चौखंबा सिद्धांत होता क्या है, पहले उसको जान लेते हैं। देखिए, किसी भी देश को अच्छे से चलाने के लिए उसमें शासन के 4 प्रमुख लेयर बना दिए जाएं जो कुछ हद तक स्वायत्त रहें। जैसे हमारे देश में भी कितने लेयर हैं? 3 लेयर हैं। सबसे ऊपर केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है और फिर गांवों में पंचायतें हैं। तो 3 तल हैं हमारे। ऐसे ही 4 तल बनाने की यहां पर सिफारिशें करी थी, जिसमें आपका सबसे पहले होगा गांव, उसके बाद होगा मंडल, उसके बाद होगा प्रांत और फिर होगा राष्ट्र। तो ये 4 पिलर, 4 सिद्धांत बनाने की या 4 भागों में बांटने की पूरे तंत्र को ये सिफारिश करी थी राम मनोहर लोहिया ने। यह सिद्धांत किसका है कि इन चारों में होना चाहिए, गांव में, मंडल में, प्रांत में और राष्ट्र में। तो इसको आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि राम मनोहर लोहिया के चौखंबा सिद्धांत में इनमें से कौन सा एक पार्ट है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो गांव होगा, फिर मंडल होगा, फिर प्रांत होगा और फिर राष्ट्र होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? देखिए, जो मोरीबंद डेल्टा है आपका, यह बंगाल डेल्टा जिसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं उसका यह एक पार्ट है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं या जिसे बंगाल डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, इस सुंदरवन डेल्टा को 2 भागों में बांटा जाता है। एक है पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और एक है पूर्वी सक्रिय डेल्टा। जो पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा है उसको 3 भागों में बांटा जाता है, 3 उपविभागों में बांटा जाता है। एक है प्रौढ़ डेल्टा, एक है ज्वार सक्रिय डेल्टा और एक है मोरीबंद डेल्टा। यह क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा गया था, तो इसको ध्यान रखना। प्रौढ़ डेल्टा, ज्वार सक्रिय डेल्टा और मोरीबंद डेल्टा, आपको यही पूछा गया है कि यह किसका एक उपविभाग है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पर कवर किया, पूरी डिटेल के साथ, अतिरिक्त तथ्यों के साथ इनको यहाँ पर देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।